स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सीजीपीएसई 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 5 हासिल करने वाले आशुतोष कुमार देवांगन जी। वेलकम आशुतोष टू स्टडी आईक्यू। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। आशुतोष, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। आपका सेकेंड अटेम्प्ट था ये सीजीपीएसई में और एक बेहतरीन रैंक के साथ आपने क्लियर किया। तो कल ही रिजल्ट निकला है, कैसी फीलिंग है? जी मैम। आपने हमेशा से जी मैम, बहुत टॉप 5 में होंगे? हाँ जी मैम, फीलिंग तो बहुत अच्छी है। मतलब खुशी बहुत ज्यादा है मेरी, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे फैमिली की, सब बहुत ज्यादा खुश हैं। टॉप 5 का तो मैम मैंने सोचा नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल था ये, लेकिन जो भी है अचीव हुआ है मुझे। आशुतोष जी, सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा सपना होता है और सभी इच्छा रखते हैं, एस्पिरेशन रखते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो एक्चुअली अपने एस्पिरेशन को अपने करियर में तब्दील कर पाते हैं। उनमें से आप एक हैं। क्या मोटिवेशन था? जी मैम, मैम मोटिवेशन तो ऐसा था कि नाना जी, मेरे स्वर्गीय नाना जी, उनका एक सपना था कि ये बड़ा अधिकारी बने, सरकारी अधिकारी बने। तो उसी के लिए मैं कार्यरत था, लेकिन बीच में कॉलेज के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था मैम, तो मैं वहीं पे था। लेकिन वहां भी एक सरकारी अधिकारी, एक एसडीओपी मैम थी, डीएसपी मैडम गरिमा उपाध्याय मैम, उनको देख के ही मेरे अंदर स्पार्क आया कि हाँ, मुझे भी इस फील्ड में जाना ही है किसी भी तरह से। तो वहीं से फिर मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैं। एक अधिकारी को देखकर आपने इंस्पिरेशन लिया और वो जो आपका सपना था, आपके नाना जी का सपना था, वो और अडिग हुआ कि बनना है तो सिविल जी मैम। सर्वेंट, एक अधिकारी। जी मैम। आशुतोष जी, अगर मैं सीजीपीएससी प्रिपरेशन की बात करूं, ये आपका दूसरा प्रयास था। क्या लगा जी मैम। आपके हिसाब से? क्या स्ट्रैटेजीज आपने अपने लिए अपनाई जो काम की सेकेंड अटेम्प्ट में? जी मैम, सबसे पहले तो मैंने प्री में लास्ट ईयर जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने अटेम्प्ट थोड़ा सा कम लिया था। मैं और ज्यादा ले सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मैंने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाया सेकेंड अटेम्प्ट, जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। मैं कट ऑफ से बहुत ऊपर था। लास्ट ईयर बॉर्डर में आके मैं अटक गया था। तो ये मैंने चेंजेस किया सेकेंड अटेम्प्ट में। साथ ही मेंस के लिए मैम, राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, क्योंकि अलग अलग उसके फॉर्मेट्स रहते हैं मैम, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, और सब में अलग अलग वर्ड लिमिट है। तो उस हिसाब से हर आंसर को कैसे डिलीवर करना है, वे ऑफ एक्सप्रेशन इन शॉर्ट सेंटेंसेस और कम वर्ड्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम मेंस में। और इंटरव्यू के लिए तो मैम पर्सनालिटी टेस्ट ही है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और चेहरे पे एक स्माइल रखना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर जो है उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। आपको प्रेशर में नहीं आना है, चाहे कितना भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, प्रेशर में नहीं आना है। वो आपका बस एटीट्यूड देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या है। आशुतोष, हम मेंस और इंटरव्यू पे आएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स की बात करना चाहती हूँ। आपने बताया कि इस बार आप जो कट ऑफ था उससे काफी ऊपर थे। जी एस्पिरेंट मैम। को जो अटेम्प्ट करते हैं, पेपर काफी ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि वो एक सेफ साइड में रहे? आपके हिसाब से जी मैम। तकरीबन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एक एस्पिरेंट को? ऑल्दो ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और एक्यूरेसी पे, बट फिर भी एक एवरेज गेस कितना होना चाहिए? जी मैम, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर टफ है या इजी है, और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, कितने लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं उस एग्जाम को। तो इस बार का कंपैरेटिवली मैम कट ऑफ बहुत कम गया। सीट्स कम थे फिर भी, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया हुआ था। लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत आसमान छू गए थे। तो मैम ये कोई जनरल रूल नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर भी अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूंगा मैम 85 to 90 अटेम्प्ट करना चाहिए। उसमें से करीबन 70 to 75 करेक्ट हो एटलीस्ट, ये सेफ साइड रहता है। इससे कम में तो बहुत प्रॉब्लम है मैम। बिल्कुल, मैं इस सेफ साइड की बात करी थी और 85 to 90 एक सेफ साइड में आपको हेल्प करेगा लैंड अप करने में, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और आपको अपनी तैयारी जी मैम। वैसे ही करनी है। अब हम मेंस की जी तरफ मैम, आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं, जो सातों पेपर है मेंस में, सबके लिए अलग जी अलग डिमांड होती है पेपर में, तो उन डिमांड के हिसाब से कैसे तैयारी करनी है? जी मैम, इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो 7 पेपर होते हैं, और 4 अलग अलग दिन में होते हैं। दिन में 2 पेपर होते हैं, और अराउंड हम टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखें तो अराउंड 28 to 30 सब्जेक्ट्स हैं।
तो इन सब की डिमांड्स अलग है और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं मैम जो हमने कभी पहले पढ़े ही नहीं होते हैं, एकदम न्यू होते हैं। उनको ग्रास्प करना, अच्छे से समझना और डिलीवर करना, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है। मैं शॉर्ट में पेपर 1 से लेकर 7 तक सब छोटा छोटा मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला पेपर होता है लैंग्वेज, जिसमें 3 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली। इनके लिए मैम हमें ज्यादा से ज्यादा ना रिवीजन करने पे जोर देना चाहिए, और वो जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोल के और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उन पे फोकस करके हम इस पे अच्छा पकड़ बना सकते हैं। सेकंड जो होता है मैम ऐसे, ऐसे में मैम हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो योजनाएं जो चल रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, उसमें से एक ऐसे पूछेगा और एक करंट हॉट टॉपिक जो है वो पूछेगा। और नेशनल में तो करंट अफेयर्स रहते ही, तो हम करंट अफेयर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आर्टिकल्स पढ़ के नेट से, न्यूज़पेपर से एक अच्छा लैंड कर सकते हैं। और मैम ऐसे में अभी देखा गया है कि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो स्कोर अच्छा होता है। मुझे भी अभी 140 मार्क्स मिले हैं, मैंने पॉइंट वाइज भी लिखा है, और साथ ही साथ मैंने जहां जहां पे डेटा थे उसके लिए ग्राफ्स, पाई चार्ट्स भी यूज किए हैं। तो पीपल आर गेटिंग गुड मार्क्स, मुझे भी इसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। फिर मैम थर्ड पेपर होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो इंडियन हिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा ही वास्ट है। उसमें हम लोग को ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, ऊपर ऊपर सारी चीजों को कवर करना चाहिए, बहुत डीप में नहीं घुसना है। और पॉलिटी और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इनके वेटेज कम है मैम, तो वो भी बहुत डीप में नहीं जाना है। सीजी हिस्ट्री 75 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन बहुत छोटा सिलेबस है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पेपर जो 4 है मैम, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 75 मार्क्स साइंस, 50 मार्क्स मैथ्स और फिर 75 मार्क्स अप्लाइड साइंस, तो इसे भी अच्छे से किया जा सकता है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड या नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके भी वो लोग अच्छे गुड मार्क्स स्कोर इसमें कर सकते हैं। देन पेपर 5, इसमें सीजी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स और सीजी ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है, खास करके सीजी वाले पार्ट्स का। प्रॉब्लम जो होती है मैम इकोनॉमिक्स में होती है। तो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम है उसमें हमें मैं समझता हूँ जो करंट अफेयर्स के जो डेटा है, जो मैगजीन से या बड़े बड़े जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, उनके डेटा को कोट करके हम उसमें अपना स्कोर बहुत इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फोकस होना चाहिए। पेपर 6 मेरे लिए हमेशा से टफ ही रहा और मैंने सबसे कम मार्क्स उसमें स्कोर किया। मुझे फिलोसॉफी से बहुत डर लगता है, तो फिर भी मैंने उसमें जस्टिफाइड पढ़ के ठीक ठाक अटेम्प्ट करने का कोशिश किया। आप उसमें सोशियोलॉजी रहता है सेकंड पार्ट, और एक रहता है सीजी के सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। बाकी के जो 2 पार्ट है मैम, उसमें हम अच्छा पकड़ बना के अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों के लिए फिलोसॉफी थोड़ा टफ होता है, तो जैसे मेरे लिए टफ था, तो मैं सोचता था उसमें कम एनर्जी में लगाऊं, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना कर दूं, क्योंकि मैं फिर भी उतने ही मार्क्स स्कोर करूंगा। देन लास्ट पेपर होता है मैम पेपर 7, उसमें फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारे एक्ट्स रहते हैं, सीजी गवर्नमेंट के स्कीम्स रहते हैं। तो जनरली अभी ट्रेंड देखा गया है मैम कि एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मेनली स्कीम्स के बारे में ही पूछ रहा है। तो हमें स्कीम्स में ही ज्यादा फोकस करने चाहिए, बजाय एक्ट्स को बहुत डीप में और उसके सारे सेक्शंस याद करने के। सेकंड मैम पूरा IR और स्पोर्ट्स है। तो IR के लिए मैम पूरे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल है, उन्हें हमें ऊपर ऊपर से बेसिक नॉलेजेस, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ये कर लेना है। थर्ड पार्ट मैम जो एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे NCERT, AICT, इस तरीके की चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है मैम, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है, और उसमें करके हम लोग उसको जल्दी से याद करके और ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो ये ब्रीफ में मैं ऐसा स्ट्रेटेजी मेरा रहा। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है मैम, आपको आंसर लिख के देखना है। कभी कोई क्वेश्चन 2 नंबर में भी वही क्वेश्चन पूछ देता है, कभी 15 मार्क्स में भी पूछ देता है। तो हमें दोनों में कैसे डिलीवर करना है, अपने वर्ड्स कैसे स्ट्रेच और कंसाइज करना है, इसमें वो प्रैक्टिस से ही होता है ना। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला यहाँ जो कोट है वो लागू होता है। ये तो हमने बात कर ली सातों पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कितनी पढ़ाई करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एनालाइज करिए कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसी हिसाब से जी आप मैम। उतने डेप्थ में उस टॉपिक के आप पढ़े। आशुतोष, आपने एक पॉइंट जी मैम। मेंशन किया कि वही क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में आए, वही क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर में आए।
ज्यादा नंबर। जी मैम। किस तरीके से जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करना चाहिए कि कितना लिखना है? जी मैम। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा मैम, जैसे कि अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो हमें कम शब्द में ही लिखना है। तो जो उसके जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो बुलेट चीजें हैं इंपॉर्टेंट, बस हमें उतने ही लिखने हैं। और जब वही क्वेश्चन को, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही 15 मार्क्स में पूछा है, तो हमें उसमें फैक्ट्स तो डालने ही हैं, साथ ही साथ उसमें जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके प्रॉफिट्स लॉस एडवांटेजेस या सॉल्यूशंस, इस टाइप की चीजें भी डालने डालनी है, जिससे कि वो एक अच्छा कंप्लीट आंसर लगे हम। तो ऐसे ही मैं अप्रोच करता था मैम। आशुतोष, आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि अगर आपको अपने आंसर्स को एनरिच करना है तो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट्स आते हैं, चाहे वो नीति आयोग हो गया, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जी मैम। उसको किस तरीके से अक्यूमुलेट करना है, कैसे याद करना है, नोट्स बनाने हैं, और फिर फाइनली जो डी डे है, एग्जामिनेशन है, उसमें आपको वहां पे अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। इसके लिए मैम सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसे रेफर करना है, कि जो सिलेबस में जो हमारा लिखा रहता है वो ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो जो सिलेबस में जैसे HDI लिखा है, तो HDI UNDP निकालता है, तो हमें वो डेटा वहां से लेना है। जो भी टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं, उसका जो ऑथेंटिक डेटा जहां से रिलीज होता है, उसका एक नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स, ताकि हम उसे फाइनल टाइम में इजीली रिवाइज कर सकते कम समय में। और वो ही हेल्प करते हैं मैम इकोनॉमिक्स। मैंने बनाया हुआ था, अपने टेबल के सामने वॉल में चिपका भी दिया था, तो वही मैं फाइनल टाइम में रिवाइज करके जाता था एग्जाम में। आशुतोष जी, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान एस्से की तरफ ले जाना चाहती हूँ। एस्से जी बहुत मैम। इम्पोर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, और शायद सबसे कम समय हम एस्से में ही देते हैं। एस्से के लिए किन जी खास मैम। बातों का ध्यान रखना है और कैसे समझना है कि जो एस्से की रिक्वायरमेंट है वो आपके डिफरेंट जेएस के पेपर की रिक्वायरमेंट से अलग है, इवन इफ द टॉपिक्स आर ओवरलैपिंग? जी मैम। जैसा कि मैम, अगर हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी टॉपिक में जब हमें ऐसे जो लिखना है, इसका एक इंट्रोडक्शन हो, वो जो इशू है वो उसके बारे में लिखना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या एडवांटेजेस हैं वो लिखना है, और हमें सॉल्यूशंस देने हैं, और सॉल्यूशंस के बाद में आखिरी में कंक्लूड करना है। तो मेनली हम देख सकते हैं कि ये 4 से 5 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा ऐसे। तो इसे मैं कैसे प्रिपेयर करता था, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता था, तो मैं देखता था कि उस ऐसे में मुझे कितना जगह दिया गया है। जैसे 5-5 पेजेस दिए गए थे, तो 5 पेज में पहले मैं आधा जो पेज है शुरुआती, उसे इंट्रोडक्शन के लिए मैं ऐसे पेंसिल से लाइन खींच देता था कि ये मेरा बॉर्डर, इससे ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद जो इशू है उसके लिए मैंने एक पेज दे दिया। फिर सॉल्यूशंस के लिए मतलब जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है उसके लिए, फिर सॉल्यूशंस के लिए, और आखिरी का आधा पेज कंक्लूजन के लिए। तो मेरा जगह डिसाइडेड हो जाता था। फिर उसके बाद जो भी की पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं, तो उसको मैं वहीं पे पेंसिल में ऊपर से अपने कॉपी के ऊपर में लिख देता था कि ये बुलेट पॉइंट्स जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे अपने ऐसे में पुट करने ही करने हैं। मैं पीछे नहीं लिखता था, क्योंकि मैं पीछे पलट पलट के बार बार नहीं देखना चाहता, मैं ऊपर ही लिखता था पेंसिल से हल्के। फिर जब मैं लिखना चालू करता था, तो वही कीवर्ड्स को ले लेके स्ट्रेच कर करके पूरा ऐसे बन जाता है। अब CGPSC में मैम लास्ट ईयर भी देखा गया और इस ईयर भी देखा गया, जो लिखने का जो पैटर्न है, बचपन से जो सिखाया जाता है कि ऐसे को पैराग्राफ मतलब की तरीके से लिखना है, लेकिन अभी CGPSC में ऐसा हो रहा है कि हम लोग सब पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। तो पॉइंट वाइज से ये होता है कि जो चेकर है, उसे पढ़ने में और ग्राफ करने में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाता है। शायद इसीलिए ही ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैं भी कोई भी बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मैं पैराग्राफ में लिखता था, बीच के सारे चीजें मैं हेडिंग डालता था जैसे इश्यूज, उसके बाद सब उसको पॉइंट वाइज में मैं लिख देता था। साथ ही मैम जो इंपॉर्टेंट डेटा थे उनको मैंने बार ग्राफ पाई चार्ट से ही रिप्रेजेंट किया। तो वो अच्छा इंटरेक्टिव और बढ़िया इंटरफेस टाइप का लगता है कि आपकी चीजों को बेटर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा लिखा था, तो मुझे 140 मार्क्स मिले हैं ऐसे में। तो मैं समझता हूँ ये तरीका काम तो कर रहा है। बिल्कुल, और जो आशुतोष जी का तरीका है, मुझे लगता है अब बहुत सारे लोग हैं जो ये तरीका अपनाएंगे और उनको भी काफी एनरिचमेंट होगा इस तरीके से, आई एम श्योर। श्योर मैम, श्योर मैम। आशुतोष जी, एग्जामिनेशन दिन पे दिन और ट्रिकी होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है दिन पे दिन। आपको क्या लगता है, अपने अंदर क्या ऐसे फैक्टर्स एस्पिरेंट को पहले से ही आकलन कर लेना चाहिए इस प्रिपरेशन में आने से पहले?
जी मैम, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं चाहिए होती है। मैं पीएससी का तो जो एक्रोनिम है उसको मैंने पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूस, बस ये अगर जो कर लिया डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो हाँ, और ये होता है मैम कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आईक्यू बहुत तेज है, इन सब चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है। आपको बस पेशेंस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ये 3 चीजें करते रहिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। हो सकता है 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में ना हो, लेकिन बाद में आप पक्का होंगे ही होंगे। आशुतोष ने जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि पेशेंटली स्टडिंग कंटिन्यूअसली फॉर द एग्जाम, कंटिन्यूअसली। और अगर आप जी हाँ। इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। बहुत जी, सारे लोगों के हाँ। लिए मोटिवेशन होने वाला है। आशुतोष जी, स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी जर्नी में साथ रहा? हेलो, माय नेम इज आशुतोष कुमार देवांगन। मैंने सीजीपीएससी 2020 में 5th रैंक सिक्योर किया है और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट अलॉट हुआ है। स्टडी आईक्यू से मैम मैं ऑनलाइन वीडियोस जो यूट्यूब में इंटरनेशनल रिलेशंस होते थे और जो करंट टॉपिक्स होते थे, ये मैं वहीं से ही रेफर करता था। और डेफिनेटली मेरे पेपर 7 में जो आईआर है वो तो बहुत काम आया ही, साथ ही जो करंट अफेयर्स है वो ऐसे और बाकी जीएस में जहां जहां जो अप्लाई हो सकता है वो बहुत यूजफुल रहा मैम, इवन इंटरव्यू में भी। आशुतोष जी, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। Thank you so much for जी मैम। joining us and sharing all the insightful information related to the examination and about your strategy. We are very glad, and the entire team wishes you good luck and good health. Thank you. थैंक यू मैम।